Assalamu alaikum students, my name is Haneen Fatma Kirmani and I am a subject specialist in biology. Today we are going to start our topic that is photosynthetic pigments. बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में अकर होती है जिसमें वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को यूज करते हुए वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं। अब लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए जिन केमिकल्स की जरूरत होती है उनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। मोस्टली प्लांट्स में जो पिगमेंट्स हैं वो 380 टू 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये डिफरेंट किस्म की पिगमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्टली जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनकी वेवलेंथ डिसअपीयर हो जाती है। अब कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी वेवलेंथ यूज हो रही है उसको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये डिफरेंट पिगमेंट्स की डिफरेंट वेवलेंथ लाइट की जो एब्जॉर्ब हो रही है उनकी रिलेटिव एबिलिटीज को शो करता है और जो ग्राफ इससे प्लॉट होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ कुछ और सिंथेटिक पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं जिसमें कैरोटिनॉइड्स आ गए, कैरोटीन्स आ गए, ज़ेंथोफिल्स आ गए। कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़ेंथोफिल्स येलो टू ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये या लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉडन कर देते हैं। अब क्लोरोफिल की बात हो रही थी तो क्लोरोफिल डिफरेंट किस्म की होती है। बहुत सारी क्लोरोफिल्स जिस तरह ए बी सी डी जो हैं वो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं और एल्गी में पाई जाती हैं। फिर उसके अलावा और भी टाइप्स हैं क्लोरोफिल्स की जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती हैं जिनको नाम दिया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है और क्लोरोफिल वॉयलेट ब्लू टू ऑरेंज रेड वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, जबकि ग्रीन येलो और इंडिगो वेवलेंथ्स जो हैं वो लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होती हैं और अक्सर ये जो लीस्ट एब्जॉर्ब्ड लाइट्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें प्लांट्स ग्रीन नजर आते हैं, क्योंकि जो ग्रीन वेवलेंथ की लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोफिल की तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर है, इसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें आपके सामने जो फ्लैट स्क्वायर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं हेड। ये हेड जो है इसके साथ हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो भी लगी होती है। अगर हेड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें तो आपके सामने ये जो रिंग्स नजर आ रहे हैं जो कि आपस में मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़े हुए हैं इनको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग, यानी हेड जो है ये पोरफायरिन रिंग के तौर पे बना हुआ नजर आता है। इसके साथ बीच में हमारे पास मैग्नीशियम एटम है जो कि 4 नाइट्रोजन के साथ जो है बॉन्ड करता है। अब ये जो 4 नाइट्रोजन के साथ बाकी जो 4 रिंग्स बने हुए हैं इनको हम कहते हैं पायरोल रिंग्स। ये पायरोल रिंग्स जो है ये कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एसोसिएशन होती है। इनकी ये जो नाइट्रोजन है ये मैग्नीशियम एटम के साथ बाइंड करती है और मैग्नीशियम एटम सेंट्रल एटम होता है जो कि पूरे पोरफायरिन रिंग को जो है वो बाउंड करके रखता है। इसलिए अगर नाइट्रोजन या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट्स में तो क्लोरोफिल डेवलप नहीं कर पाता। अब क्लोरोफिल ए और बी, हमने क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स का जिक्र किया था। अब ये टाइप्स कैसे डिफर करती हैं? ये इस फंक्शनल ग्रुप में डिफर करती हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप मिथाइल हो CH3 तो क्लोरोफिल ए होती है और अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल हो CHO तो क्लोरोफिल बी होती है। यानी एक फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से डिफरेंट टाइप्स की जो है क्लोरोफिल फॉर्म होती हैं। इसके बाद आपने हीम ग्रुप का नाम तो सुना होगा। हीम ग्रुप हमारे हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है कि उसके 4 नाइट्रोजन बाउंड करते हैं आयरन एटम के साथ, जिस तरह यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बाउंड कर रहे हैं मैग्नीशियम एटम के साथ तो क्लोरोफिल फॉर्म होती है। और अगर यही 4 एटम नाइट्रोजन एटम्स बाउंड करें आयरन के साथ तो फिर जो है हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है।
अब हमने बात की थी कि हेड के साथ एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। इस टेल को हम नाम देते हैं फाइटोल। फाइटोल आर द कंपाउंड्स विच कंटेन, ये 20 कार्बन एटम्स की चेन होती है और ये पायरोल रिंग्स के साथ अटैच्ड होती है। अब ये चेन जो है ये एम्बेडेड होती है इनटू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोफोबिक कोर थाइलाकॉइड की जो होती है उसके अंदर ये एम्बेडेड होती है और हेड जो है वो ऊपर इरेक्ट फॉर्म में थाइलाकॉइड से ऊपर नजर आता है। अब क्लोरोफिल की टाइप्स की हमने बात की। हमने कहा दो क्लोरोफिल की टाइप्स हमने एक्सप्लेन की थी, ए एंड बी। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है 3C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55H70O6N4Mg। स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बदल जाता है। क्लोरोफिल ए डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो ब्रॉडन हो जाता है। अब कैरोटीनॉइड्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं, कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू वॉयलेट रेंज। ये वो रेंज है जो कि हमारा जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉडन हो जाता है और एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा प्रोवाइड होती है। ये एसएससी पिगमेंट जो है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल बी को ट्रांसफर करते हैं और क्लोरोफिल बी जो है वो आगे क्लोरोफिल ए को वो लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कैरोटीनॉइड्स की? इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो एनर्जी लाइट की एब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर क्लोरोफिल ए ये लाइट एब्जॉर्ब करे तो क्लोरोफिल ए की डीनेचुरेशन का खतरा होता है। ये जो है ये वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो कि क्लोरोफिल ए को डीनेचर कर सकती है, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉडन कर देते हैं। हमारे लेक्चर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अगर रिएक्शंस देखे जाएं तो फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलकर शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू शुगर्स बिकॉज अगर हम रिडक्शन को देखें तो रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इधर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू शुगर्स। दूसरी तरफ अगर देखें तो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। अब वाटर की ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रही है कि वाटर की हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और वाटर की हाइड्रोजन रिमूव हो रही है एंड वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बट इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की एक सीरीज होती है जिससे मिलकर एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अकर होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सीरीज टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल एंड फिर ये लाइट एनर्जी जो है वो फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू NADPH एंड ATP। NADPH एंड ATP आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो कि बाद में डार्क रिएक्शंस में यूटिलाइज होते हैं। ये NADPH और ATP डार्क रिएक्शंस में इस तरीके से यूटिलाइज होते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करते हैं। हमने बात की कि लाइट रिएक्शंस जो हैं वो लाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। लाइट एनर्जी कैप्चर करने के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लस्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम्स का।
अब फोटोसिस्टम मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स, और रिएक्शन सेंटर मौजूद होता है। एंटेना कॉम्प्लेक्स का काम ये है कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर लाइट को गैदर करता है और कैप्चर करता है, और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के अंदर जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट एनर्जी की कैप्चरिंग की वजह से एक्साइट होता है तो उसको कैप्चर करने का या उस इलेक्ट्रॉन को कैच करने का काम करते हैं। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इस एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और ये सारा काम फोटो सिस्टम्स करते हैं। अब फोटो सिस्टम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इन दोनों का नाम इनकी डिस्कवरी के लिहाज से रखा गया है। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था और ये 700 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है, इसलिए इसको P700 का नाम दिया गया। जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को कैप्चर करता है, का नाम P680 का नाम दिया गया है। इन फोटो सिस्टम के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम ये है कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी कैप्चरिंग मे बी इट कैन बी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो इन फोटो सिस्टम्स के अंदर दो तरीके से एटीपी एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन बी नॉन साइक्लिक और कैन बी साइक्लिक। बेटा हम बात कर रहे थे एटीपी सिंथेसिस की। अगर एटीपी सिंथेसिस को हम साइंटिफिक वे में बात डिफाइन करें तो एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, and this phosphorylation can be non-cyclic or cyclic. तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन 6 स्टेप्स। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम 2 कैप्चर्स 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कुछ जैसे ही इस वेवलेंथ की लाइट को वो कैप्चर करता है तो इसकी कैप्चरिंग की वजह से जो फोटो सिस्टम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद वो एक्साइट होकर दे जंप टुवर्ड्स प्राइमरी एक्सेप्टर। अब इसकी वजह से, इस जंपिंग की वजह से यहाँ पर एक एनर्जी डेफिसिट होल क्रिएट हो जाता है। अब उस एनर्जी डेफिसिट होल को फिल करने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब इसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है? वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस एंड हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पहले ऑलरेडी प्रेजेंट हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 की सूरत में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब इधर जो वाटर की ब्रेकेज हुई थी, इस ब्रेकेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए वो इस एनर्जी डेफिसिट होल को फिल करते हैं, जो कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर जनरेट हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होता हुआ टुवर्ड्स फोटो सिस्टम 1 जाता है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है टुवर्ड्स प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन की तरफ। अब इस जंपिंग की वजह से ये जो जंपिंग फ्रॉम प्लास्टोक्यूनोन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कंजर्व होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो एनर्जी फॉर्म होती है एटीपी की सूरत में वो केल्विन साइकिल में यूज होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में गिरा, ये इलेक्ट्रॉन अब बिल्कुल एनर्जी पुअर इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इसमें दोबारा से फोटो सिस्टम 1 में लाइट जो है वो कैप्चर होती है और ये 700 नैनोमीटर की लाइट कैप्चर होती है। अब इस लाइट कैप्चरिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि बिल्कुल एनर्जी पुअर हो चुका था वो दोबारा से एनर्जी रिच होता है और जंप करता है टुवर्ड्स प्राइमरी एक्सेप्टर। अब ये जब प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ जंप करता है तो इस इलेक्ट्रॉन की फेट ये होती है कि प्राइमरी एक्सेप्टर
इसको फेरेडॉक्सिन की तरफ जंप करवा देता है। अब ये फेरेडॉक्सिन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टुवर्ड्स NADP रिडक्टेज की तरफ जो है इसको जंप करा देते हैं। NADP रिडक्टेज इज एन एंजाइम जो कि इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। जो दो हाइड्रोजन आयंस हमें मिले थे एट द स्टार्ट बाय द ब्रेकेज ऑफ वाटर, ये हाइड्रोजन आयंस अब NADP के साथ मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NADP रिडक्टेज और NADPH को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हमारे पास हम दूसरा मॉलिक्यूल एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो कि केल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शंस में यूज होता है वो हमें मिल गया है। अब यहाँ पर हमारी जो है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एंड होती है जिसको हम जी स्कीम का भी नाम देते हैं। इसको जी स्कीम का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी शेप जो बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो Z की शक्ल में होती है या Z की शक्ल में होती है। बेटा अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज एन ऑल्टरनेटिव पाथ जो कि हमारा फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इस पाथ में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें होता क्या है, बाज़ दफा NADPH क्लोरोप्लास्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है बट ATP इतनी एक्यूमुलेट नहीं हुई होती कि वो केल्विन साइकिल में यूज हो सके। अब NADPH की जब टेम्पररी तौर पर एक्यूमुलेशन हो जाती है तो ये ऑल्टरनेटिव पाथ फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेनी पड़ती है ताकि वो केमोऑस्मोसिस से ATP की फॉर्मेशन कर सके। इसमें एक शॉर्ट सर्किट जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन लेता है। हमारा ये फोटो सिस्टम 1 से फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ जाता है। अब प्राइमरी एक्सेप्टर से बजाय ये कि ये इस साइड पे फेरेडॉक्सिन की तरफ जाए, ये फेरेडॉक्सिन की तरफ जाता है और फेरेडॉक्सिन जो है वो बजाय ये कि NADP रिडक्टिव की तरफ इसको भेजे, वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से वो दोबारा एनर्जी पूर होकर फोटो सिस्टम 1 में फॉल कर जाता है। और ये वाला पाथ फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू प्राइमरी एक्सेप्टर टू फेरेडॉक्सिन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन ये तब तक चलता रहता है जब तक इतनी ATP एक्यूमुलेट नहीं हो जाती कि वो जो है वो केल्विन साइकिल के लिए नेसेसरी हो। अब यहां से जब ये साइक्लिक प्रोसेस ATP को एक्यूमुलेट कर लेता है तो दोबारा से फिर NADPH की तरफ जो है यानी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की तरफ ये साइकिल चल जाता है। अब बेटा हम अपनी रिकैप करें तो हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ा, हमने क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, फोटोसिस्टम्स, टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम्स, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के बारे में हमने आज पढ़ा है। हाँ जी बेटा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक छोटी सी असाइनमेंट मैं दूंगी विच कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास हैं ये। मैग्नीशियम ऑफ क्लोरोफिल इज रिप्लेस्ड इन हीमोग्लोबिन बाय कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम। प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन कंटेन्स calcium, copper, iron, potassium. Which of the following is not concerned with non-cyclic phosphorylation? Plastoquinone, plastocyanin, ferredoxin, isocitrate. The NADP provide reducing power for the synthesis of sugar in Calvin cycle, cyclic phosphorylation, etc., chemosmosis. Photosynthesizing systems in plant is organized into clusters called photoperiod, photolysis, photosystem and photophosphorylation. दूसरी आपकी असाइनमेंट है आपके पास, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस. What is the role of antenna complex and reaction center of photosystems in thylakoid membrane? What is meant by photolysis of water? What is photosystem? Explain its two types. What is spectrophotometer? And what are accessory pigments? आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. Thank you for listening to the lecture.